ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। देखिए आप सभी लोग देख पा रहे हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट से डाइट। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोबारा से, पहली वाली जो हमने पढ़ी थी क्लास, ताकि प्रॉपरली इसको आगे बढ़ सके। डाइट का मैंने बताया था कि हर चीज जो हमें खाना जो हम खाते हैं वो डाइट में आता है। जो भी कोई इंसान खा रहा है, एनिमल खा रहे हैं, कम्युनिटी खा रही है, पूरा जो भी चीज खा रहे हो वो डाइट है। अब वो डाइट अच्छी डाइट है, गलत डाइट है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो हमारे शरीर को पोषण यानी न्यूट्रिशन देती है या नहीं देती है। अगर वो देती है तो वो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आती है और हमें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए खाना, और अगर नहीं आती है तो हमें छोड़ देना चाहिए उस चीज को खाना जो हम हैबिचुअली खा रहे हैं या हमारी जरूरत है। और बहुत सारी बार हम लोग सिर्फ इस वजह से खाते हैं कि अगर किसी को कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी कुछ चीजें रिकमेंड की जाती हैं कि आपको ये चीज खानी है। तो लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान भी खाए। तो इसलिए डाइट और न्यूट्रिशन में फर्क होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन वो चीज है जो हमें 3 से 4 चीजें प्रोवाइड करता है। क्या चीजें प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन? हमें क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए चाहिए, सबसे पहले टू बी अलाइव। जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि हमें रोजाना के कामकाज करने हैं, इसलिए एनर्जी चाहिए हमें उसके लिए। और किस लिए चाहिए हमें न्यूट्रिशन? ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई छोटा है बच्चा तो वो बड़ा हो रहा है तो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए। हमारे शरीर में रोजाना जो टूट फूट होती है उसके रिपेयर के लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो डेली बेसिस पर हम लोग जो भी भोजन करते हैं और जो हमें अच्छा ये 4 चीजों की फुलफिलमेंट करता है वो हमारा न्यूट्रिशन है। अब आता है कि न्यूट्रिशन में कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट से मिलकर बनता है। उसमें कभी कभी कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है या कमी रह जाती है। उस कमी को कौन सी चीज पूरा करती है? उस कमी को डाइटरी सप्लीमेंट पूरा करते हैं। तो सप्लीमेंट का अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? सप्लीमेंट का मतलब होता है सहायक। तो कोई ऐसी चीज जो हमारी सहायता करती है उन कमियों को पूरा करने के लिए, तो उसको हम अगर अपनी डाइट में ऐड कर लें या अपने न्यूट्रिशनल फूड में ऐड कर लें, तो हमारी जो भी कमियां हैं खाने में वो पूरी हो जाएंगी और हम लोग पूरा न्यूट्रिशन पाके अपने ये सारे फंक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें से एक फंक्शन है हमारा कि हमें ग्रोथ चाहिए, रिपेयर चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए और हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो इन सब कामों के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन के साथ सप्लीमेंट्स भी होना जरूरी है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स वो सामान है जो हमें न्यूट्रिशन देता है डायरेक्टली एज अ फूड हम लोग खाते हैं। तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वो कौन सी दो कैटेगरीज होती हैं? सबसे पहली कैटेगरी होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में खाए जाने वाला खाना। तो जो चीज आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो, जैसे आप रोटी है, आप एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी खाते हो। चावल आप कटोरी भर के या थाली भर के खाते हो, तो ये ज्यादा क्वांटिटी है। लेकिन आप विटामिन और मिनरल खाने की बात करेंगे तो वो आप टेबलेट्स की फॉर्म में खाते हो या बहुत ही कम क्वांटिटी में खाते हो। इसलिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में खाए जाने वाले खाने हैं, और वो 4 कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट और चौथा वाटर। ये 4 चीजें लार्ज क्वांटिटी में खाई जाती है, यानी बड़ी संख्या में खाई जाती है। दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब छोटा या कम। तो आप जो कम क्वांटिटी में खाते हैं एक साथ, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल और साथ ही साथ फाइबर भी आप ऐड कर सकते हैं। फाइबर भी आपको आवश्यक है, तो आप फाइबर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आता है। अब मैक्रो में फाइबर नहीं खा सकते। आप सोचो मैं पूरे दिन भूसा खाता रहूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो क्योंकि हमारे शरीर में उसको पचाने के लिए एंजाइम्स नहीं बनते हैं, सिर्फ एनिमल्स खा सकते हैं उस चीज को। तो फाइबर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाएगा। तो इतना यहाँ तक का मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है? ओके। हाँ जी, क्लियर है। ओके, अब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में खाए जाने वाला है, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में प्रोटीन की जो वैल्यू है वो जिम लाइन में जब ज्यादा काम हुआ, क्योंकि पहले स्पोर्ट्स लाइन के लोगों को तो पता था। जैसे पहले लोग हॉकी खेलते थे या कबड्डी खो खो खेलते थे, उन लोगों को, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग थे उनको पता था, या फिर जो अखाड़े वाले पहलवान होते थे उन्हें पता था कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। बट आम आदमी को नहीं पता था। लेकिन जब से जिम का प्रचार हुआ बहुत ज्यादा, और पिछले 20-25 सालों में जैसे जैसे जिम्स खुले नए नए और लोगों ने अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू करा, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना शुरू करा, तो उनको पता लगा कि प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। लेकिन जनरली इंडिया में जो डाइट खाई जाती है वो किस पे फोकस करती है? वो कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाद्य पदार्थ है भारत देश में। तो सबसे ज्यादा हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो उसी पे हम पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और किस तरह से
उसको यूज किया जाता है। तो अभी हम जनरल पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी हम फिटनेस को फोकस नहीं कर रहे हैं, बट मैं बीच बीच में कोरिलेट करता रहूंगा दोनों चीजों को, कि आप अपनी हेल्थ फिटनेस को इन चीजों से, क्योंकि ये आम आदमी भी ये चीजें खा रहा है, तो ये जनरल बातें हैं, फिर इसको फिटनेस से कोरिलेट करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। दो कैटेगरीज में आप कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी दो कैटेगरीज है? हाँ जी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या कि कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो चीज है जो हम जब खाना खा लेते हैं, जब हमने रोटी चावल फल सब्जियां ये सब खा लिया, खाने के बाद वो डाइजेशन होता है। उसका डाइजेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? टूटना। तो डाइजेशन में जो भी हमने खाना खाया वो टूटा, टूटने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया और इतने छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया कि वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, यानी अवशोषित हो सके, हमारा शरीर उसको सोख सके। तो बहुत ज्यादा कई बार हिंदी के शब्द मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तो आप माइंड मत करिएगा, समझिए कि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषित करना या सोखना। तो हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत में होती है, उनमें अवशोषण का काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो जब हम खाना खाते हैं तो इतना छोटा हो जाता है, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इतना छोटा हो सकता है कि एक सुई की नोक के भी 1000वें हिस्से के बराबर, यानी एक सुई की जो नोक होती है उसके भी 1000वें हिस्से के बराबर छोटा खाना हो सकता है, जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है ब्लड कैपिलरीज में। इतनी छोटी छोटी ब्लड की लाइनिंग्स होती हैं, वो पाइपलाइंस होती हैं, जिसमें वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है। तो वो जो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, यानी अब हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है। जब मैंने रोटी खाई, चावल खाए, सब्जी खाई, वो कॉम्प्लेक्स फूड है। और जब वो खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्ब होने की कैटेगरी पे आ गया, तो वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आपने रोटी खाई और वो कन्वर्ट हुई किसमें? ग्लूकोज में। तो जो ग्लूकोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और जो रोटी है वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये सबको क्लियर है? क्योंकि जी सर। ये चीजें आपको काम आएंगी जब आप किसी का भी डाइट चार्ट बनाओगे। तो आप ये जो चैप्टर्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हमारा एक्चुअली कोर्स का सीधा सीधा फंडा क्या है कि मैं आपको 100 चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, 50 चीजें पढ़ाऊंगा। बट वो 50 चीजें ऐसी होंगी जो पूरी 100% जरूरी होंगी। और वो 50 चीजें करने के बाद आपको अगली 50 चीजें ऑटोमेटिकली समझ तो आएंगी, बट उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा पढ़ते हैं, जरूरी इतना सा होता है और समझ में हमें इतना सा आता है। इससे अच्छा है आप सबसे ज्यादा जरूरी चीजों को पढ़ो और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ताकि आपको आसपास की चीजें अपने आप समझ में आती हैं। तो डायरेक्टली हम अ, ये सीखते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाना खाने के बाद हमारा बना, जैसे कि ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स जो हमने खाया। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं? शुगर्स कहलाते हैं। जैसे किसी को कहते हैं शुगर की प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज जो है, इट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी दो चीजें आ गई? स्टार्च आ गया एक तो सबसे पहले, और डाइटरी फाइबर आ गया जो हम खाते हैं। तो फाइबर और स्टार्च दोनों क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये स्टार्च क्या चीज है? स्टार्च है जैसे जो दालों में, चावल में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो स्टार्च है, यानी कार्बोहाइड्रेट की डायरेक्ट फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब आता है कि एनर्जी कैसे मिलती है, क्योंकि देखो कोई भी खाना खा रहे हैं, मैंने बताया था एनर्जी के लिए खाते हैं। तो एनर्जी कितनी मिलती है? 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, फाइबर को छोड़ के, फाइबर में कोई आपको एनर्जी नहीं देता फाइबर, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो तो 4 किलो कैलोरीज, यानी कि 4 कैलोरीज आपको मिलती हैं। किलो कैलोरी में लिखा जाता है, बट बोला वो कैलोरी ही जाता है। तो 4 कैलोरीज में 4 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर। अगर हम इसका प्रोटीन और फैट से कंपेयर करेंगे, जो कि आगे चल के पढ़ेंगे, तो सिंपली देखिए कि प्रोटीन से भी 1 ग्राम खाने पर हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। बट फैट अगर हम 1 ग्राम खाते हैं तो हमें 9 कैलोरीज मिलती है, यानी इन दोनों से ज्यादा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के मामले में फैट नंबर 1 पे आता है। अगर आप फैट को यूटिलाइज करते हो एज अ एनर्जी सोर्स, तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बट हमारा फैट सबसे लास्ट में एनर्जी सोर्स के रूप में यूज होता है, सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट ही यूज होता है।
तो हमारी बॉडी का प्रेफरेंशियल एनर्जी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए जब भी आप पूरे खाने में से कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे, फैट कम कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटीन कम कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कार्बोहाइड्रेट जैसे ही कम करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हमारे ब्रेन का, दिमाग का अकेला फूड कार्बोहाइड्रेट है। यानी आपके ब्रेन के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म जो ब्रेन के अंदर के रिएक्शंस के कामों की है, वो कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट है। यानी आपके ब्रेन का फूड इज कार्बोहाइड्रेट ओनली। आप कितना भी फैट और प्रोटीन खा लोगे, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा जब तक आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे। इसीलिए फास्टिंग के बाद आदमी की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आप 1-2 दिन तक खाना ना खाओ तो आपको घबराहट, चक्कर आना, तो ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, बट आपका ब्रेन नई नई चीजें सोचना बंद कर देता है, इनोवेशन खत्म हो जाती है। आप ज्यादा थिंकिंग वाले, कैलकुलेशन वाले काम कम करने शुरू कर देते हो, आपकी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड कैलकुलेटिंग कम हो जाती है अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो। तो ये बात भी आपको एक इंपॉर्टेंट और अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। कोई भी बीच में डाउट आता है तो आप प्लीज हैंड रेज करके, ऐप के थ्रू हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स मैं पहले ही क्लियर कर दूं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में जैसे हमने पढ़ा अभी इतनी कैलोरीज, प्लीज किसी का साउंड म्यूट नहीं है तो कर लीजिए प्लीज, पीछे से आपकी गाड़ी की आवाज आ रही है। ओके, उसके बाद आता है सॉल्यूबल फाइबर्स क्या होते हैं और इनसॉल्यूबल फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर आपको सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हर डॉक्टर भी बताता है कि फाइबर्स खाओ। तो फाइबर बेसिकली कुछ नहीं होता, वो छिलका होता है। हर फूड आइटम का छिलका फाइबर कहलाता है। आप सेब को छील लेते हो, खीरे को छील के खाते हो, आलू को छील के सब्जी बनाते हो, घिया तोरई सब्जियां सारी आप छील छील के बनाते हो। गेहूं का आटा होता है, उसको, उसका छिलका हट जाता है, अंदर का आटा निकलता है, आप छान के उसको फेंक देते हो, तो जो फेंक देते हो वो भी फाइबर है। तो ये सारी चीजें फाइबर है। और फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपको ये सवाल एग्जाम में भी आएगा कि फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है। फाइबर 2 से 3 काम करता है, बहुत जरूरी जरूरी, वो कौन से जरूरी काम होते हैं? तो क्या काम करता है फाइबर? सबसे पहला तो फाइबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि फाइबर आपका फैट बढ़ने नहीं देता, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखता है, अच्छा रखता है, ताकि आपका जो शरीर में खाना पचा है वो आसानी से शरीर से उसकी जो गंदगी है वो निकल सके। तीसरा, फाइबर जो है फैट का, मैंने जैसे बताया, एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता। वो क्यों नहीं करने देता? ये डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो कर देता है, तो इसकी वजह से फैट का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। और फाइबर के क्या काम होते हैं? वेट लॉस या फैट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन कम कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये अभी मोटे मोटे काम सीखेंगे, फिर हम और डिटेल स्टडी करेंगे तब मैं बताऊंगा। क्योंकि ये देखिए, और केमिकली, सॉरी, टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। तो ये जो फैट है वो सिर्फ एक्सटर्नल या शरीर के बाहर के फैट को कम नहीं कर रहा है, बल्कि शरीर के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। उसके बाद आता है कि ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट अगर फाइबर वाला खाना खाएंगे ज्यादा, तो उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है। तो डिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादातर लोग आजकल डायबिटीज वाले मिल रहे हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट करो कि आप फाइबर्स खाओ। ठीक है, ये सॉल्यूबल फाइबर की बात हो रही है। सॉल्यूबल फाइबर यानी कि जो फ्रूट्स में, नट्स में, सीड्स में, ब्राउन राइस में, ओट्स और बार्ले वगैरह में होते हैं। अब इनसॉल्यूबल भी होते हैं। इनसॉल्यूबल का मतलब जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे कि गेहूं और जो मक्का होती है, उसके उसके छिलके हो गए। होल ग्रेन की ब्रेड्स आप खा रहे हो, सीरियल्स खा रहे हो, अनाज, सब्जियां, फल, उनकी स्किन यानी छिलके, मोटे मोटे जो छिलके होते हैं, वो सारे इनसॉल्युबल फाइबर में आते हैं। ये कोई कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो इनसॉल्युबल फाइबर, सॉरी, इनसॉल्युबल फाइबर छिलके, और सॉल्युबल फाइबर आपके जो डायरेक्टली आप फूड खाते हो, जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद आता है इट हेल्प्स टू एलिविएट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो इनसॉल्युबल फाइबर जो प्योरली छिलका होता है, जिसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, वो आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को भी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, डाइवर्टिकुलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइवर्टिकुलम, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के लिए जो प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करता है, उसको सही करता है, प्रॉब्लम नहीं होने देता। इसीलिए कोलन कैंसर का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का कैंसर। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भी अगर आप रेगुलरली इनसॉल्युबल फाइबर यानी कि छिलके खाते हैं तो कम करता है। ये क्लियर है? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर क्लियर हो गया। सॉल्युबल फाइबर यानी कि ऐसा खाना जिनके छिलके होते हैं और आप खाते हो उनको पूरा। इनसॉल्युबल फाइबर उनका छिलका, उनके अंदर का खाना नहीं। ठीक है, क्योंकि वो घुलता नहीं है। अब ज्यादातर कैलोरीज जो है वो कहाँ से आनी चाहिए? जो हमारा खाना है उसमें, अगर आप पूरे खाने को, अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं कि भाई हमें पूरा दिन में कैलोरीज तो चाहिए चाहिए, तो हम अगर मान लो 100 देते हैं इसको नंबर,
इसको साइड में देखते हैं। अगर हम 100 कैलोरीज हमें रोजाना चाहिए, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें से 55 to 60% आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। अब बची 30%, तो 20% आपको प्रोटीन से मिलनी चाहिए। ये किताबी बातें हैं जो ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये बुकिश बातें हैं। आजकल का जो नियम है वो ये काफी पुराना जो थ्योरी है, गवर्नमेंट की थ्योरी है, उसके बेसिस पर ये डेटा बनाया जाता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, आप ये मान के चलिए जो सबसे बेस्ट रेशो है वो मैं आपको आज बताता हूँ। वो रेशो है 40-40-20। ये है आपके जो फिटनेस के लिए जो ज्यादा एंथुजियास्टिक लोग हैं, जैसे स्पोर्ट्स वाले लोग हो गए, जिम जाने वाले लोग हो गए, या योगा करने वाले लोग हो गए, उनको आपको अगर कभी सजेस्ट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला सजेस्ट करेंगे। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बॉडी बिल्डिंग वगैरह के, तो आप इसमें से ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, और ये आपका फैट है, तो आप प्रोटीन वाले पार्ट को 50% कर सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट को 30 कर सकते हैं, और इसको आप 20 ही रहने देंगे। अगर कोई और ज्यादा सीरियसली बिल्कुल अभी स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है उसको, बॉडी बिल्डिंग वगैरह की, तो इसको और थोड़ा कार्ब को कम किया जा सकता है, 20 to 30% के बीच में, यानी 25 तक कर सकते हैं। और इसको आपको 60 to 60% के आसपास ले जा सकते हो प्रोटीन को। फैट आपका 20% ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे नीचे अगर आप कार्ब को बढ़ाते हो, जैसे कि 50% कार्बोहाइड्रेट कर दिया आपने, प्रोटीन कम कर दी, तो ये आम आदमी के लिए, यानी आम जनता के लिए, जो कि ज्यादा फिटनेस से रिलेशन नहीं रखती है, जो जिम नहीं जाती, जो योगा नहीं करती, एक आम आदमी, चाहे आदमी हो या औरत हो, उनको आपको कार्ब्स ज्यादा देने होते हैं हल्के से, प्रोटीन थोड़ी सी कम होती है, फैट यही रहेगा 20% ही। सबको क्लियर है ये टेबल, या दोबारा से समझाऊं? कविता जी, आपको समझ में आ रहा है, या मैं आपको चेंज करूं इसमें? मेरा पढ़ाने का तरीका आपको लग रहा है सही? ठीक है सर, तरीका तो। कविता जी, आप भी बता दीजिए। यस सर, आ ठीक रहा है है। आपको समझ? यस। ये वाली जो लास्ट मैंने बात हाँ। बताई, ये आपको समझ में आ गई? कि अगर आपके पास कोई ऐसी, जैसे आप मान लीजिए योगा करवाती हैं, और आपके पास योगा करने के हम्म। लिए लेडीज आती हैं, तो क्योंकि वो योगा करने आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो फिटनेस के प्रति सीरियस है। तो आप उनको डाइट जब भी बताएंगे, कोई भी डाइट से रिलेटेड, तो थोड़ा सा प्रोटीन उनका हाई करेंगे। थोड़ा सा प्रोटीन हाई करने के बेनिफिट्स है, वैसे तो हम प्रोटीन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, और जब आगे हम इसको फिटनेस से रिलेशन लेके जब पूरा डाइट को चार्ट वगैरह बनाना सीखेंगे, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। बट अभी बेसिक समझ लीजिए। अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हैं, चाहे वो जिम में हो, योगा में हो, या घर में भी अगर आप कोई लिफ्टिंग वगैरह का काम करते हो ज्यादा, तो आपको थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा रखना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन ज्यादा रखने का एक फायदा होता है कि ये आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, सैंपल वीडियो, उसमें आपने देखा होगा, कैलोरी वाला जो पार्ट मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि आरएमआर जिसका भी ज्यादा हो जाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म अच्छी रहती है, और वो फिट रहता है, उसके बॉडी में फैट ज्यादा नहीं जमता, उसकी बॉडी में मसल का भी ज्यादा फंक्शन रहता है, तो वो व्यक्ति फिट रहता है, एनर्जेटिक रहता है। तो आरएमआर बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन को ज्यादा क्वांटिटी देनी चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई, लेकिन अगर कोई वैसे जनरली आपका कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, पड़ोसी लेडी है, जो कोई कुछ नहीं करती एक्सरसाइज वगैरह, वो आपसे पूछे कि कोई डाइट में कुछ एग्जांपल दो, तो आप उसका डाइट चार्ट बनाओगे तो कार्बोहाइड्रेट हल्के से ज्यादा रखोगे, क्योंकि वो ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करती है, और प्रोटीन 30% प्रोटीन, 50% कार्बोहाइड्रेट, और 20% आप उसका फैट का सजेशन दोगे उसको। ठीक है। तो जो 20% फैट है वो कौन सा होना चाहिए, गुड या बैड, वो कौन सा होता है, वो सारा हम डिटेल करेंगे। प्रोटीन देना है तो कौन सा प्रोटीन देना है, कार्ब्स देने हैं तो कौन से देने हैं, वो सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आपको सिर्फ रेशो बताया मैंने। तो हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद होता है कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि भी कई लोगों को पता ही नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, उस किस चीज से मिलता है, तो इसलिए बताया जाएगा कि जैसे कि ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी से रिलेटेड कोई भी सामान है, सीरियल्स यानी अनाज, पास्ता जैसे बच्चे खाते हैं, मैगी खाते हैं, राइस खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सारी चीजें आपकी कार्बोहाइड्रेट में आती है। जो आपके नट्स भी आपके कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, बट इनमें और भी चीजें हो सकती हैं, प्रोटीन फैट भी हो सकता है। बट जो ये लिखे गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। तो कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो आप क्या बताओगे? रोटी, चावल, सब्जी, फल, ये मेनली होते हैं। अब आता है मसल्स कितना स्टोर कर सकते हैं। देखिए, मसल्स कैन स्टोर अप टू 20 मिनट्स ऑफ ग्लाइकोजन। ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसको छोड़ देते हैं पार्ट को भी, क्योंकि जब तक आपको ग्लाइकोजन और उसकी थ्योरी पूरी समझ नहीं आएगी तब तक आप अभी ये नहीं समझोगे। फाइबर पे ही रहते हैं। फाइबर का एक अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम फाइबर आपको रोजाना चाहिए होता है। 20 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर आपको रोजाना चाहिए ही चाहिए। वो आप कैसे मिलेगा?
आप उन फलों को जिनको आप छील के खा सकते, छीले बिना भी खा सकते हो, ट्राई कीजिए कि वो फलों को आप धोकर साफ करके पोंछ कर अच्छी तरह से बिना छिलके को हटाए खाएं। जैसे अगर आपके पास एप्पल नेचुरल आ जाता है तो आपने एप्पल को पूरा खाइए, ठीक है। या और कोई फ्रूट है आपके पास, अमरूद हो गया या और भी कोई फ्रूट्स आते हैं तो उनको छिलके के साथ खाइए। इवन आलू भी अगर साफ आ रहा है तो आप आलू की सब्जी भी बिना छीले बनाए तो ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आलू के छिलके में पोटेशियम होता है। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो ज्यादातर छिलकों में पाए जाते हैं, फाइबर के अंदर। तो वहां से आपको डाइट में बहुत अच्छा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिल सकता है। उसके बाद आता है फाइबर फैसिलिटीज, जो एलिमिनेशन एंड डिक्रीज एपेटाइट। तो अब एक और फायदा क्या होता है, आपको वेट लॉस करवाना है किसी का, जो कोई लेडी आ रही है या आप जिम में या बॉक्सिंग में आपको किसी को वेट लॉस करवाना है, तो आप उसका फाइबर का डाइट बढ़ा दो। आपकी उसकी डाइट में थोड़ा सा फाइबर ऐड कर दो कि भाई आपको बिना, जैसे मैदा हमें अवॉइड करना है तो आप गेहूं का चीजें, आप सभी जानते हो कि गेहूं को ज्यादा खाना चाहिए दलिया की फॉर्म में। तो दलिया क्यों खा रहे हो आप? क्योंकि दलिये में आधा गेहूं टूटा हुआ है तो उसमें आधा आपको फाइबर मिल रहा है। बट अगर प्योरली आप आटा ही खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो उससे आपको छान के आपने उसका फाइबर हटा दिया, तो उससे आपको नुकसान ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा फाइबर खाना है, उससे एपेटाइट यानी भूख कम लगेगी उस व्यक्ति को, और खाना देर से डाइजेस्ट होगा जिससे कि वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा और धीरे धीरे बॉडी उसको खत्म खर्च खर्च कर लेगी। तो ये बेनिफिट मिलेगा। तीसरा फायदा, उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा शरीर में। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए नुकसानदायक होता है, तो इसलिए वो नहीं बढ़ेगा। तो ये भी एक और फायदा होता है। शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करने देता फाइबर, यानी कि आपने कोई भी मीठा खाना ज्यादा खा लिया तो वो भी एब्जॉर्प्शन उसका स्लो कर देगा, जिससे कि ज्यादा शुगर नहीं जाएगी। तो आदमी को वैसे भी शुगर कम खानी चाहिए, इसलिए फायदा मिलेगा। तो ये हमने इसको पढ़ा। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं जल्दी से। आई होप के सभी को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आए तो बीच में आप टोक के पूछ सकते हैं मुझसे। एक ये वाली जो थ्योरी है इसको भी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं इस क्लास में, थोड़े दिन में आपकी क्लास थोड़ी और लंबी हो जाएगी। अ, एक सेकंड। ये जो थ्योरी है शुगर वाली थ्योरी, ये मैं आपको थोड़े दिन में बताऊंगा, क्योंकि ये थ्योरी रिलेटेड है डायरेक्टली वर्कआउट से। जब आप एक्सरसाइज करते हो उस दौरान शुगर का क्या रोल है, और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये तब आएगा पार्ट। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप इसको देखिए कि कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को आप बेसिक समझ लेंगे। उमेश शायद जानते होंगे, उन्होंने एमपीएड किया है, और अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो इसको देखते हैं जल्दी से। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के वन शुगर मॉलिक्यूल वाली चीज जो है, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे हमने कहा था सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। इसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। तो कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये ग्लूकोज तो आपका रोटी चावल से मिल गया, हजम होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्जन हुआ। फ्रुक्टोज आपका जो फ्रूट आपने खाए वो कन्वर्ट हो गए, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गए। और जो दूध पिया आपने वो आपका गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से डाइसेक्राइड यानी कि दो मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज बनने से पहले का जो सोर्स है वो है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? ये आपकी व्हाइट शुगर है, जो आप घर में चीनी यूज करते हो रोजाना, जो आज दूध चावल में जो भी चाय वाय में डालते हो, वो आपका सुक्रोज कहलाता है। लैक्टोज जो है आपका मिल्क मिल्क कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आपकी मिल्क शुगर है। जो अगर आप बिना मीठे का भी दूध पियोगे तब भी आपको हल्का सा मीठा लगता है, उसका रीजन है कि उसमें लैक्टोज होता है। अब लैक्टोज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। इंडिया में 70% लोग जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 70%, यानी कि वो लोग दूध नहीं पचा सकते। बट हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि दूध पीना अच्छा है। और हम लोग बचपन से भी देखते हैं कि हम लोग दूध से बोतल पीते थे, तो हमारी ग्रोथ तो दूध से ही हुई है, हमें तो प्रोटीन दूध से ही मिला है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट होने के बावजूद भी, इसीलिए जो गैस की प्रॉब्लम हमारे देश में भयंकर रूप से पाई जाती है कि लोगों को खाना नहीं पचता, उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, वो लैक्टोज की वजह से भी होती है। तो दूध को अगर आपको यूज करना है तो आप दही की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मट्ठा या छाछ की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर लो फैट मिल्क को यूज कर सकते हैं। उससे आपको काफी हद तक आराम मिलता है इस प्रॉब्लम से। वेट लॉस के दौरान कुछ मामलों में हम दूध को छुड़वा भी देते हैं, वो हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे लास्ट में। माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड की फॉर्म है, जो कि आपको फ्रूट से मिलती है। माल्टो मतलब मौसमी या संतरे से जो मिलता है, माल्टोज कहलाता है। और ये वेट गेन किसी को करवाना हो तो माल्टोज शुगर सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसका एक एक्सट्रैक्ट आता है जिसको हम माल्टोडेक्स्ट्रिन बोलते हैं। अगर आप कोई भी गेनर जो आते हैं ना मार्केट में, प्रोटीन लाइन के, अगर आप ये जिम अगर जाते हैं तो आप जरूर जानते होंगे, गेनर्स बिकते हैं, वेट गेनर्स। उनमें सभी में माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम का चीज होती है जो वेट गेन में हेल्प करता है। फिर तीसरा, ये थोड़ा सा
ओलिगोसैकेराइड है। ये होते हैं जो मीठा करने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, जैसे जूस की दुकान में आपने सुना होगा कि एक एक ड्रॉप डाल देता है सैक्रीन की और वो उससे बहुत मीठा हो जाता है, तो ये उस वाली कैटेगरी की चीजें हैं। फिर पॉलीसैकेराइड आता है जो कि आपका एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो मैंने बता ही दिया था आपको कि स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन होता है जो कि, और एक सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज आपका फाइबर हो गया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। स्टार्च आपका वो खाने वाला सॉल्युबल फाइबर और खाना हो गया, रोटी चावल वगैरह। और ग्लाइकोजन जो होता है ये स्टोर्ड फॉर्म होती है। ग्लाइकोजन क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म, यानी आपने जब खाना खाया तो आपका खाना ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज में कन्वर्ट हुआ, और वो कन्वर्ट होने के बाद जितना जरूरी था वो तो ब्लड में चला गया। तो ब्लड में जो चला गया वो आप रोजाना में इस्तेमाल करोगे, आप पैदल चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो यू आर यूजिंग दैट ग्लूकोज, तो आप उस वाले कार्बोहाइड्रेट को तो यूज कर रहे हो, बर्न कर रहे हो और आपको एनर्जी मिल रही है। बट एक्स्ट्रा जो चला गया, जैसे मान लो आपको 400 रुपए की जरूरत थी और मैंने आपको 500 का नोट दिया, तो 400 तो आपने खर्च कर लिए, बट 100 रुपए कहाँ गए? वो आपकी पॉकेट में चले गए। सेम वे जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो अनयूज्ड है वो आपके लिवर में और मसल में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपका ग्लूकोज जमा हो जाता है बैंक की तरह। तो अगर आपने आज खाना नहीं खाया शाम को, तो क्या करेगा शरीर? आपका ग्लूकोज ब्लड वाला तो हो गया कम, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। तो आपके लिवर और मसल में से ग्लाइकोजन को निकाल के लिवर आपका ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको एनर्जी दोबारा से मिलने लगेगी। क्लियर है ये बात? किसी को जी कोई सर। डाउट है इस वाली बात में? नहीं सर। बिल्कुल क्लियर है। कविता मैम चली गई है क्या? कविता मैम आपको क्लियर है? हाँ। ओके मैम, आगे चलते हैं जल्दी से, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, बट आप मेरे को स्टॉप कर सकते हैं अगर मैं आपको लगे कि ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। अभी तक मैंने जो पढ़ा है इसमें आपको कोई भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, और एक जल्दी से एक इंट्रो वाला पार्ट भी ले लेते हैं। कविता मैम, हम लोग ने लास्ट में एक इंट्रो सेशन ले लिया था, आपका रह गया था। प्लीज 2 लाइनें अपने बारे में बताइए ग्रुप में। क्या? आपको अपना इंट्रो देना है, इंट्रोडक्शन छोटा सा। मैं कविता गाड़े। मैं महाराष्ट्र इधर मुंबई में रहती ओके, हूँ। सबने सुना? और कविता मैम ने बोला कि मैं, उनका नाम कविता है और वो मुंबई में रहती हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है, और मैम जो है योगा सिखाती हैं। ओके, दैट्स गुड। और सभी का इंट्रोडक्शन हमारा हो ही गया था शायद। और जी अ, सर। ठीक है, कोई और कोई डाउट पूछे प्लीज इसमें से, जो भी आपको अभी तक कभी समझ में आता हो कि डाउट है। कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा, आई होप सबको हाँ जी सर, कार्बोहाइड्रेट समझ आ गया सर। आ गया। जयपाल, आपको आ रहा है समझ जी में? सर। जयपाल, आवाज आ रही है आपको? इनका आवाज नहीं आती है आई थिंक। हेलो। राजे, हाँ जी जयपाल, आवाज आ रही है हेलो। आपको? हेलो हेलो, आपको आया हाँ समझ सर। में? समझ में आया? नहीं सर, इसमें इसमें क्या आप जो बोल रहे हो ना सर, अपना जो फाइबर जो यूज करते हैं उसमें ओके, वेट लॉस के लिए, हाँ, ठीक है, बड़ा गोल होता है। वो ठीक है आपको, सर। हाँ, अगर नहीं नहीं बोलूंगा सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं आप पूछिए पहले पूरी बात। हाँ सर, ये फाइबर आपने मेन रोल क्या बताया, अगर कोई बंदे को वेट लॉस करने का, उसको फाइबर का मात्रा बढ़ा देने का, हाँ, ठीक है। हम्म, ठीक है। उसमें आपने फाइबर में अलग अलग चीज बताया। हम्म, अगर फिर भी वो बंदा फाइबर को फॉलो नहीं करे, उसका वेट लॉस नहीं है, तो वो अपना डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा हुआ ना सर? हाँ, नहीं फाइबर सिर्फ एक पार्ट है, आपको वेट लॉस करवाने के और भी तरीके हैं, लेकिन फाइबर भी अगर आप ऐड कर देते हो उसकी डाइट में थोड़ा सा ज्यादा, तो उसको फायदा मिलेगा वेट लॉस में। लेकिन अकेले फाइबर से सारा वेट लॉस नहीं होगा। मैंने बोला हाँ, एक, वही तो बोल हाँ, रहा हूँ। उसको डाइट को तो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा देखो नॉर्मल सा फंडा ये है, कैलोरीज जितनी हम लोग खाते हैं अगर हम उतनी खर्च कर देते हैं, तो हमारा जितना, मान बराबर। लो मैंने 2000 कैलोरीज खाई, 2000 खर्च कर दी, तो मेरा जितना वेट आ जाए उतना कल भी रहेगा। अगर मैंने 2000 तो कैलोरीज खाई और काम 2500 कैलोरीज के बराबर कर दिया, यानी कि मैं थोड़ा डेफिशिएंसी में चला गया, तो मेरा वेट लूज हो जाएगा। और अगर मैंने खाई 2000 और खर्च 1500 करी, तो 500 कैलोरीज कम खर्च करने की वजह से मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये कैलोरीज का खेल है सारा। बट फाइबर उसमें हेल्प करता है
कि आपको कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता, आपका पेट आसानी से साफ हो जाता है फाइबर की वजह से, डाइजेशन थोड़ा सा स्लो कर देता है तो फैट वगैरह ज्यादा नहीं बढ़ता। इन फायदों की वजह से थोड़ा हेल्प मिल जाती है, आपको जल्दी रिजल्ट आता है। ठीक है ना? आप ओके समझ सकते हो, कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में करनी है उसको आपको चारों तरफ से अटैक करना पड़ेगा, सिर्फ एक मेथड से आप उससे रिजल्ट नहीं निकाल सकते, है ना? तो ओके इसलिए ये ठीक आपको ठीक याद रखना है। ओके, एनी अदर डाउट या कोई सजेशन देना चाहें, क्लास के बारे में सजेशन देना चाहें? अच्छा, टाइमिंग अब सब लोग आ गए हैं तो टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं फाइनली। ये 3 बजे या पौने 3 बजे का टाइम सबको सूट कर रहा है, या इसको 4 से 5 कर सकते हैं? जी बताइए सभी लोग, सर ये टाइम 3 सबको से सूट 4 कर रहा है? 3 to 4। 3 to 4? 4 से 5 नहीं, एक 4 4 से से 5 4 से 5 बोल रही है मैम। 3:30 से सर 4:30 सबको सूट करेगा? 3:30 से 4:30 नहीं? 3 से? नहीं सर, मैं तो 4 बजे से जिम 5 बजे तक जिम जाता हूँ हाँ, सर। सर को जिम खोलना होता है। और उमेश आपको ओके मैम, 3 आपको to 4 सर, क्योंकि मेरा 4 o'clock। ओके ओके, क्योंकि एक और हमारे पास है, और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 4 to 5 बोल रहे हैं कुछ लोग। तो अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आती है 3 to 4 में, तो वी कैन मेक अनदर बैच जिसमें 4 से 5 फिर से क्लास होगी, बट मेरे डबल क्लास हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो उसका देखते हैं उपाय कोई। अभी फिलहाल अभी 3 to 4 रखते हैं मैम। अब कर लोगे 3 to 4? अभी ज्यादातर लोग 3 to 4 वाले हैं। हाँ ठीक है, आई विल ट्राई के फ्यूचर में अगर चेंज होता है तो आपको 4 to 5 वाले में डाल दे। ठीक है मैम? हाँ आज की क्लास की मैं वीडियो की अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हाँ इंटीमेशन आ जाएगी, और नोट्स में आपको आज भेज दूंगा। जो अभी पढ़ाया है इसको आप एक बार अपनी तरफ से पढ़िएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजूंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है सर? ठीक है थैंक यू वेरी मच, अभी टाइम खत्म हो गया है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर, ओके बाय। बस थैंक यू सर, ओके। बाय।